रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? आई होप के सब खैर वाफियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का हमने आर्टिकल जब पढ़ना है, जिसका नाम है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर या फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, ये आर्टिकल बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारा थ्योरेटिकल है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे पहला है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं, एमसीक्यूज भी इसमें बन चुके हैं। तो यानी कि ये हर लिहाज से ये वाला आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है, कौन कौन सी हेडिंग्स आपने इसमें देनी है, तो आज के इस आर्टिकल में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसको लिखना कैसे और हेडिंग कौन कौन सी देनी है और कौन कौन सा हिस्सा जो है वो इस आर्टिकल का पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है। क्लियर बच्चों? इसलिए ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी इस चैप्टर के आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ये भी उन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स में से ये भी एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर। अब देखो बच्चों, आपने ना बाज़ का देखा होगा कि गली मोहल्लों में वो ज़मीन की खुदाई करके ज़मीन को खोदते हैं और उसके अंदर वो एक मोटे मोटे से पाइप जो है वो उसके अंदर डाल रहे होते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा या आपको देखने का इत्तेफाक हुआ होगा। ठीक है, तो वो जो लोग मजदूर जो है वो ज़मीन की खुदाई करके जब उसके अंदर वो ब्लैक कलर के मोटे मोटे से जो पाइप है वो उसके अंदर डाल रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली बच्चों ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। या आपने अक्सर बाजार के अंदर या वैसे भी वो जो खिलौने बेचते हैं बच्चों के, ठीक है, लाइट वाले जो खिलौने होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा एक गुलदस्ता सा होता है। ठीक है, तो ऐसे उसके बहुत सारे जब वो धागे ऐसे निकले होते हैं, प्लास्टिक का बना होता है वो। ठीक है, बहुत सारे उसके पाइप्स निकले होते हैं, तो वो रंग बिरंगी जो लाइट है उसके अंदर जब वो निकल रही होती है। ठीक है, यानी कि इस तरह का ना एक गुलदस्ता सा होता है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे वो उसके अंदर ना ऐसे पाइप होते हैं, तो वो इसमें से लाइट आपको जो है वो रंगीन कलर की जो है वो आपको लाइट दिखाई पड़ती है। तो ये जो खिलौना है, इसमें से ये जो धागे हैं, इस धागे के सिरों के ऊपर एंड पर यहाँ पर आपको वो लाइट या वो एक्चुअल लाइट उसके अंदर यहाँ पे रखी होती है, छोटा सा बल्ब होता है। ठीक है, वो इसके अंदर यहाँ पे होता है, लेकिन वो आपको बाहर यहाँ पर इसके कॉर्नर पे वो जो लाइट है रंगीन कलर की, रंग बिरंगी सी, वो आपको दिखाई पड़ती है। तो ये अगर हम इनको, ये जो प्लास्टिक के ये बाहर पाइप निकले हुए हैं, तो हम अगर हम इनको ऑप्टिकल फाइबर कह भी दें तो कोई हर्ज नहीं है। ये एक तरह का ऑप्टिकल फाइबर का खिलौना होता है। यह भी आपने अक्सर देखा होगा बाजारों में। वो मुझे मिला नहीं, वरना आपको मैं दिखा देता, या कभी मैं किसी जब वो शॉर्ट वीडियो में आपको ना बना के दिखाऊंगा कि वो ये वाला खिलौना जब वो कैसे काम करता है और इसको ऑप्टिकल फाइबर क्यों कहते हैं। खैर, तो ये खिलौना आपने देखा होगा या गलियों में वो आपको पाइप डालते हुए देखे होंगे, तो वो ऑप्टिकल फाइबर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर मीन्स धागा। ठीक है, तो अब जो प्रैक्टिकली हम जब वो जो हमारी बुक में या हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, तो वो बहुत ही बारीक सा एक धागा नुमा ग्लास का बना हुआ या प्लास्टिक का बना, जो जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का ग्लास हो या हाई क्वालिटी का जो प्लास्टिक हो, वो बहुत ही बारीक सा धागा हम बना लेते हैं उसका। ठीक है जी, तो फिर हम उस धागे की मदद से, उस फाइबर की मदद से हम अपने सिग्नल्स को, सिग्नल लाइट के भी हो सकते हैं या सिग्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो सकते हैं, तो उन सिग्नल्स को हम जो है वो उस फाइबर की मदद से, जब हम दूर दराज सेवरल किलोमीटर्स तक उसको हम सेंड करवा सकते हैं। अगर तो सिग्नल्स लाइट के हैं तो फिर हम उसको बोलेंगे ऑप्टिकल फाइबर। वैसे सिग्नल दोनों भी हो सकते हैं, दोनों होंगे तो हम दोनों के लिए हम जब ऑप्टिकल फाइबर वर्ड यूज करेंगे। खैर, तो ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही बारीक सा धागा नुमा एक शय होती है, एक पाइप समझ लें, पाइप सा होता है, बहुत ही बारीक सा होता है, ग्लास का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ। उसमें हम अपने लाइट सिग्नल्स को बहुत सेवरल किलोमीटर्स तक
बिना किसी एनर्जी लॉस के, विदाउट लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी, हम उनको जब वो सेंड करवा सकते हैं सिग्नल्स को। तो उस डिवाइस को जिसकी मदद से हम सिग्नल्स भेज रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, डेफिनेशन में जो मैंने यही लिखी है, इसको नोट कर ले फटाफट से। अ थिन फ्लेक्सिबल फाइबर विद अ ग्लास कोर थ्रू विच लाइट सिग्नल्स कैन बी सेंट विद वेरी लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया, यही मैंने डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखी है और यही मैंने आपको बताई है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो हमारे पास है, इसके हैं मेन, इसके जो काम करने वाले जो पार्ट्स हैं वो है कोर, क्लेडिंग और बफर कोटिंग। बफर कोटिंग इज आल्सो नोन एज जैकेट। ये इसके बेटा तीन इसके मेन कंपोनेंट्स हैं और इन तीनों में से भी ये वाले दो ही इसके ज्यादातर पढ़े जाने वाले कंपोनेंट्स हैं, जिनके जिनके पूरे ऑप्टिकल फाइबर का जो दारोमदार है, जो डिपेंडेंस है ना, वो ज्यादातर वो इन्हीं दोनों के ऊपर होती है कोर और क्लेडिंग के ऊपर। क्लियर हो गया? तो अब कोर, क्लेडिंग और बफर कोटिंग को देखते हैं। जैसे कि मैंने डायग्राम पे जो आपको मैंने सामने बना के दिखाई हुई है, ठीक है, इसमें मैंने आपको तीन पाइप पाइप में इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ कि उसको जहन में लाना, उसको तसव्वुर करना, सोचना आसान होता है। तो ये तीन तरह के पाइप्स मैंने आपको यहाँ पे शो किए हुए हैं। ये सबसे बाहर वाला पाइप है, ठीक है, इसके अंदर एक और छोटा सा पाइप है और इसके अंदर सबसे छोटे वाला पाइप है। ऐसे ये तीन मैंने पाइप आपको शो किए हुए हैं। ठीक है, ये सबसे अंदरूनी जो हिस्सा है ये पूरे का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है। ये पूरे का पूरा ऑप्टिकल फाइबर है। इस पूरे के पूरे ऑप्टिकल फाइबर में सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है, सबसे इंटरनल सिलेंड्रिकल शेप का, ये सारा सिलेंड्रिकल शेप क्या होता है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का सबसे अंदरूनी हिस्सा जो है ये आपकी कोर कहलाती है। सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, कोर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड कोर। ठीक हो गया, जो कि बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक का बनाया जाता है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी बहुत ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, विद वेरी रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अ कोर इज मेड अप ऑफ। यही बात बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है। द इनर आर सेंट्रल सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कि ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अंदरूनी, सबसे सेंट्रल जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोर का नाम देते हैं। ठीक हो गया, आगे है कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हाई क्वालिटी ग्लास और प्लास्टिक एंड हैज वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो, कि एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, प्लास्टिक का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है। दूसरे नंबर पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है। हाई हाई क्यों रखा जाता है वो आगे जाकर हम थोड़ा सा इसका जब वर्किंग पढ़ेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक हो गया, तो कोर सबसे अंदरूनी पार्ट कहलाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इस कोर के ऊपर वाला पार्ट जिसने कोर को सराउंड किया हुआ है, घेरा हुआ है, उससे ऊपर वाला, जस्ट उसके ऊपर वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पाइप है, सेकंड पाइप जो है वो ये कहलाएगा क्लेडिंग। ठीक है, द आउटर कंसेंट्रिक शेल दैट सराउंड्स द कोर, के कोर के ऊपर वाला जो शेल होता है जिसने कोर को सराउंड किया होता है, लपेटे में लिया होता है, कवर किया होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, क्लेडिंग का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? अब जो क्लेडिंग होती है ये भी, अगर ग्लास का बना हुआ कोर है तो ये जो क्लेडिंग है ये भी ग्लास की बनी होगी। अगर ये प्लास्टिक का बना हुआ है तो ये भी प्लास्टिक का बना होगा, लेकिन दोनों का जो क्वालिटी है उसमें फर्क होगा, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें फर्क होगा। जो कोर होता है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है और क्लेडिंग जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के मुकाबले में कदरे कम रखा जाता है, लेकिन दोनों का जो मटीरियलाइजेशन है वो सेम रहता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो द आउटर कंसेंट्रिक शेल दैट सराउंड द कोर
इट हैज रिलेटिवली लेस इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन देन कोर। तो कोर के लिहाज से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम रखा जाता है। उसके बाद कोर और क्लेडिंग को कवर करने वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे जैकेट, बफर कोटिंग। द कोर क्लेडिंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज इनक्लोज्ड इन अ प्लास्टिक जैकेट कॉल्ड बफर कोटिंग। ठीक है जी, कोर क्लेडिंग को हम कवर कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं सबसे बैरूनी लेयर से, जिसको हम बफर कोटिंग बोलेंगे। इसका मकसद सिर्फ एक ही होता है, दिस वुड प्रोवाइड नेसेसरी सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ टू द ऑप्टिकल फाइबर, कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और सेफ्टी प्रोवाइड करती है कि बैरूनी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से, बैरूनी खलल से बचाती है। ठीक हो गया, ये सिर्फ इसका फंक्शन इतना ही होता है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न होता है ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ने का, वो ये दो पार्ट्स होते हैं, कोर और क्लेडिंग। सारा का सारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इन्हीं दोनों मेन कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करता है। क्लियर हो गया? तो ये आपको मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन बता दी है। जैसे कि ये मार्कर है, अगर ये मार्कर आप गौर से देखें तो इसकी एक सिलिंड्रिकल शेप है। ये जो इसका बैरूनी हिस्सा है ये फर्ज कर ले क्लेडिंग है, और इसके अंदर जो इंक भरी जाती है फॉर्म के अंदर वो इसका कोर कहलाता है। तो कोर इसके अंदर और क्लेडिंग इसके बाहर, तो कोर क्लेडिंग का ये ऑप्टिकल फाइबर बन गया। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये मार्कर वाली एग्जांपल ले ले आप। ठीक हो गया, तो ये एक मार्कर की तरह का ही ये वाला एक जो डायग्राम है वो बन रही है। एनीवेज, तो ये बेटा यहां तक होगी हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन भी सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर पूछी जा सकती है। ठीक है, वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेगा भाई व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोर, व्हाट इज कोर इन एन ऑप्टिकल फाइबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर। बन गया ना सवाल? तो ऐसे आप इसको जब वो इसका एमसीक्यू बन सकता है कि विच कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शंस होंगे कोर, क्लेडिंग, बफर कोटिंग, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा? कोर। कोर हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर द पार्ट्स। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है ये किस उसूल पे काम करता है। जैसे कि आपको मैं पहले बताया था कि फिजिक्स में हर डिवाइस का एक प्रिंसिपल होता है, एक उसूल होता है कि वो उस उसूल पे काम करती है। इसी तरह जो ऑप्टिकल फाइबर है बच्चों, इसका भी एक प्रिंसिपल है, और वो प्रिंसिपल हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम क्या देखते थे कि जो लाइट है वो एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती थी, कि जिससे इंसिडेंट एंगल जो है वो ज्यादा होता था क्रिटिकल एंगल से। तो जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो और लाइट डेंसर से रेड मीडियम में जा रही हो तो वापस वो डेंसर मीडियम में ही बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था किस चीज का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। क्लियर? तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है ये इसी असूल पे काम करता है। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बोला था कि कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होता है, क्लेडिंग का कम होता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिने पे काम करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर लाइट को हमने भेजना होता है डेंजर से रेयर मीडियम में। तो हमने लाइट को ऑप्टिकल फाइबर में कोर में सेंड करना होता है, और कोर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसके ऊपर जो दीवार है, जो लेयर है वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, तो इट मींस कि ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो जिस वजह से हम कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रखते हैं और क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रखते हैं, ताकि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर सके और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लागू हो सके। इज इट क्लियर? ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब वर्किंग, ये तो प्रिंसिपल है ना, काम कैसे करता है। अब वर्किंग है कि इसमें से लाइट आगे आगे ट्रेवल कैसे करेगी, उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ऑप्टिकल फाइबर है,
ठीक है। ये इसका ये मैंने कोर बनाई है, सिर्फ कोर बनाई है और इसके ऊपर क्या है, क्लेडिंग है। ठीक है, वो मैंने क्लेडिंग शो नहीं की है, सिर्फ मैंने कोर शो की है। अब यहाँ पे क्या होगा, लाइट का सिग्नल जो है वो एक एंड से क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा। ठीक है जी, यहाँ पे लाइट का एक जो सिग्नल है वो हमने इस ऑप्टिकल फाइबर के एक सिरे से उसको एंटर कराया। ठीक है, अब जब ये एंटर होगा, ये इस बाउंड्री से टकराएगा। ये कौन सी बाउंड्री है, कोर क्लेडिंग बाउंड्री है। ठीक है, कोर क्लेडिंग बाउंड्री है, इट मींस कि ये कोर है और इसके ऊपर क्या है, क्लेडिंग है। अब ये जो लाइट है ये क्या है, इस कोर में एंटर हुई और कोर से एंटर होकर ये कहाँ पे जाना चाहती है, क्लेडिंग में जाना चाहती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर फर्ज करो N1 है मिसाल के तौर पर, तो क्लेडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होगा, N2 होगा। ठीक है, तो हमारे इस ऑप्टिकल फाइबर में N1 ज्यादा होगा N2 के मुकाबले में। ठीक है, N1 इज ग्रेटर देन N2। तो ये N1 से N2 में जाना चाहती है, लेकिन चूंकि N1 ज्यादा है N2 कम है, तो लाइट को क्या हो जाना है, लाइट को वापस पहले वाले मीडियम में आ जाना है। क्यों आ जाना है पहले वाले मीडियम में, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये नॉर्मल ड्रा किया, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है ये हमारे पास है इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है, ये इंसिडेंट एंगल जब वो इस उस ग्लास के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है, अगर ये ग्लास का बना हुआ है या प्लास्टिक का भी अगर बना हुआ तो भी, तो हमारा जो इंसिडेंट एंगल है, जिस एंगल पे वो लाइट आगे इस बाउंड्री पे फॉल कर रही है, तो हमारा इंसिडेंट एंगल जब वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो ही कंडीशन होती हैं, एक आई जो है, आई शुड बी ग्रेटर देन सी, इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और दूसरी कंडीशन क्या थी कि लाइट है वो डेंजर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। यस, यहाँ पे यही हो रहा है, वो कोर से क्लेडिंग में जा रही है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली मीडियम में जा रही है। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, आई सी से बड़ा भी है और हमारी जो लाइट सिग्नल है वो ज्यादा डेंजर से कम डेंजर में जा भी रही है। ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो फिर हमारे पास जो लाइट है वो वापस पहले वाली मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। जिस एंगल पे वो गई थी और उतनी एंगल पे वो वापस पहले वाले मीडियम में आ जाएगी। तो लाइट जब वो कोर में गई थी और कोर से वो क्लेडिंग में जाना चाहती थी, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन पूरी होने पर वो क्या हो जाती है, वापस कोर में आ जाती है। अब यहाँ पे फिर अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, ये वाला इंसिडेंट एंगल जो है वो फिर से क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और लाइट चूंकि डेंजर से रेड मीडियम में जाना चाहती है, तो डेंजर से रेड मीडियम में जाना चाहती है मतलब पहली कंडीशन पूरी हो गई, और आई सी से बड़ा होता है तो दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। दोनों कंडीशन पूरी होने की वजह से लाइट दोबारा फिर से इधर आ जाती है, मतलब उसी पाइप में दोबारा फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरह जो लाइट है वो बार बार ऐसे रिफ्लेक्ट होती रहेगी अंदरूनी तौर पर। ठीक है, और जिससे हमारा जो लाइट का सिग्नल है वो काफी दूर तक क्या हो जाता है, सेंड हो जाता है विदाउट वेरी लिटिल लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो इस तरह जो हम हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है वो काम करता है। क्यों, इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी का बहुत कम लॉस होता है। तो बहुत कम लॉस होने की वजह से वो एनर्जी काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है, सेंड हो जाती है सेवरल किलोमीटर्स। अब यही बात बेटा मैंने यहाँ पे लिखी है, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लेडिंग बाउंड्री। ठीक है जी, लाइट एक एंड से एंटर होती है और वो स्ट्राइक करती है कोर क्लेडिंग बाउंड्री पर एट एन एंगल, ऐसे एंगल पर ऑफ इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब वो एंटर करती है और स्ट्राइक करती है तो इससे हमारा आई सी से बड़ा हो जाता है, आई सी से बड़ा हो जाता है एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर, और वापस वो कोर में आ जाती है। फिर यहां से टकराती है तो यहां से फिर आई सी से बड़ा होता है, दोबारा फिर वो कोर में वापस आ जाती है।
यहाँ से फिर आईसी से बड़ा बड़ा होता है, वापस वो कोर में आ जाती है। तो हर बार जब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दोनों कंडीशन फुलफिल होती रहती हैं और वो लाइट उसी के अंदर जब वो ट्रैप होती हुई दिखाई देती है कि जैसे वो लाइट उसके अंदर कैद हो गई है, बाहर नहीं आ रही है। क्लियर हो गया? इन दिस वे In this way, light travels many kilometers with very little loss of energy. क्लियर बच्चों? तो ये वर्किंग, तो वर्किंग भी सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ये भी याद रखिएगा। तो आपने आर्टिकल को ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने हेडिंग में लिखा है। एक चीज रखी हमारे पास इसकी बच्चों, और वो है एप्लीकेशंस। तो अब हम एप्लीकेशंस को देखते हैं, तो फिर हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है वो मुकम्मल तौर पर क्या होगा, मुकम्मल होगा। ओके जी, नाउ वी स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं 3, जो कि हमारी बुक के रिलेट भी करती हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार इसके जब वो साइंस की, टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर इसके यूजेस हैं, बट हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी बुक में जितना लिखा हुआ है थोड़ा सा हम उसको स्टडी करते हैं। तो पहला इसका एप्लीकेशन है जी, दीज आर यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये हमने थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर भी हमने इस चीज़ को पहले जिक्र किया है कि ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करके हम अपने जो सिग्नल्स हैं, चाहे वो लाइट के सिग्नल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, उनको हम जब वो लॉन्गर डिस्टेंसेस तक ट्रेवल करवा सकते हैं, सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्टिकल फाइबर्स। क्लियर? उसके बाद बच्चों दूसरा है कि दीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मेडिकल जो प्रोसीजर है जिसको आप एंडोस्कोपी कहते हैं, तो एंडोस्कोपी के अंदर भी हम जब ऑप्टिकल फाइबर का ही सहारा लेते हैं। एंडोस्कोपी में क्या आता है कि जैसे कि आपने किसी पेशेंट के अंदरूनी अज्जा का, अंदरूनी ऑर्गन्स का आपने एग्जामिन करना है, ठीक है, मुआयना करना है, तो आपकी रसाई तो वहां तक नहीं है, ठीक है। तो हम इस टेक्निक को, ऑप्टिकल फाइबर को हम यूज करते हैं, उसके आगे एक छोटा सा कैमरा लगा देते हैं, लाइट का एक सोर्स लगा देते हैं, उसको फिर हम उस पेशेंट के मुंह से जब वो अंदर, मुंह से वो अंदर डालते हैं, फिर वो हम इंसानी आज़ा जो हैं, ऑर्गन जो हैं, उसका हम जब वो बाहर पिक्टोरिकली विजुअल उसका जब वो एग्जामिन कर रहे होते हैं, जो डॉक्टर हज़रात हैं वो उसका मुआयना करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जब वो उस बॉडी के अंदरूनी जो अज़ा हैं वो देख रहे होते हैं कि जिस हिस्से का उन्होंने मुआयना करना होता है, स्टोमिक का करना है, किसी आंतड़ी के अंदर आपने उसका मुआयना करना है, तो फिर उसका जो विजुअल जो पिक्चर है उसको बाहर स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर वो देख सकते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो ये एंडोस्कोपी के अंदर इसका बहुत ही बड़ा अहम रोल होता है। तो ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड एंडोस्कोप्स ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसमें आपका लाइट पाइप आ जाता है, इसमें आपका एंडोस्कोपी के गैस्ट्रोस्कोप है, सिस्टोस्कोप है, ब्रांकोस्कोप है, ये सारी जो हैं ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मेडिकल प्रोसीजर में, जिसको आप एंडोस्कोपी कहते हैं, उसमें हम जब वो इस ऑप्टिकल फाइबर को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के सिस्टम के अंदर, ठीक है, कि दीज आर यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस्ड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, आप देखते हैं हजारों सैकड़ों कॉल्स जो हैं, फोन कॉल्स जो हैं वो आप करते हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हम उन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा एडवांस बना चुके हैं, जिससे किसी भी तरह का जो डिस्टरबेंस है वो पैदा नहीं होता है। तो टेली कम्युनिकेशन के इस मामला में ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत ही बड़ा अहम रोल है। क्लियर? खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी, वैसे और भी कंट्रीज के अंदर भी है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी इसका जब वो इसका बड़ा अच्छा खासा जब इस्तेमाल किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर का कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो ये थे बच्चे चंद एक एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सिर्फ एप्लीकेशन भी बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं और पेपर में बल्कि आई हुई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई दफा ये एप्लीकेशन, इसके यूजेस ऑप्टिकल फाइबर के आ चुके हैं। तो ये बच्चों ये ऐसे ही आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद रखना है, इसको आप एक बार नोट कर लें, मैं साइड पे हट जाता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको आप नोट कर लें, तो ये आपका जो आर्टिकल है ये मुकम्मल हो चुका है।